दोस्तों जरा सोचो, जहां आपके बचपन की यादें हों और सपने सजे हों और वो एक पल में सब कुछ जलकर राख हो जाए, और वो भी ऐसे जगह जहां पर गवर्नमेंट ने अपग्रेड का वादा किया। 26 नवंबर 2025 हांगकांग के ताई फुक एरिया में वांग फुक कोर्ट नाम का एक बड़ा हाउसिंग बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है। इसमें 8 टावर है, लगभग 4643 लोग रहते हैं। उस रात एक चिंगारी आई और कुछ ही देर में 7 टावर में आग फैल गई। लोग भाग नहीं पा रहे थे, कहीं पर लिफ्ट बंद था तो कहीं सीढ़ियों पर स्मोक भरा हुआ था, और फायर अलार्म क्यों नहीं बज रहे थे। इस आग में 128 लोग मर गए हैं और अभी तक 200 लोग मिसिंग हैं। और क्यों रेनोवेशन में फ्लेमेबल मटेरियल यूज किया गया। ये आग ने लोगों को घर नहीं जलाया, लोगों को भरोसा जला दिया है। हांगकांग दुनिया का बहुत ही भीड़ भाड़ वाला शहर, यहाँ पर जमीन बहुत कम है, इसलिए लोग जमीन पर घर नहीं बनाते और मजबूरी में उन्हें बिल्डिंग में रहना पड़ता है। वांग फुक कोर्ट भी एक ऐसे ही कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का ग्रुप का हिस्सा था। यह 1983 में बनाया गया था और यहाँ बुजुर्ग, माइग्रेटर वर्कर और नॉर्मल फैमिली रहती। यहाँ के 40% से अधिक 65 साल के लोग रहते। उस समय बिल्डिंग में रेनोवेशन का काम चल रहा था। हांगकांग के गवर्नमेंट ने 330 मिलियन का सिर्फ टाइल लगाने का रेनोवेशन चल रहा है, लेकिन यही रेनोवेशन आखिरी में प्रॉब्लम बन गया। तो यह सिर्फ एक नंबर का खेल नहीं है, इसमें 128 लोग मर गए हैं, 79 लोग इंजरीड हैं और 243 डॉग फंसे थे, जिसमें से सिर्फ 52 डॉग को ही बचाया गया है। ये हांगकांग का सबसे डेंजरस रेसिडेंट फायर 1953 के बाद। चलिए हम इसे एक सिंपल सी तरीका से समझते हैं टाइमलाइन के जरिए। 26 नवंबर दोपहर के 2:51 हो रहे हैं। वांग फक कोर्ट के एक ब्लॉक के बिल्डिंग से एक चिंगारी आई। ये चिंगारी सिगरेट से आई या फिर बिल्डिंग स्पार्क से आई या शॉर्ट सर्किट, अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं किया है। अभी भी इस पर जांच चल रहा है, लेकिन एक चीज क्लियर थी, इसमें फ्लेमेबल मटेरियल यूज क्यों किया। स्कॉट फ्लोरिंग बम्बू को बना था, जो कि हांगकांग के जितने भी बिल्डिंग के रेनोवेशन का काम चलता है उस साइड पर 90% यूज होता है बम्बू का, क्योंकि ये सस्ता पड़ता। लेकिन प्रॉब्लम बम्बू नहीं थी, उसके ऊपर लगी ग्रीन प्लास्टिनेटिंग प्लास्टिक शीट्स और पॉलीस्टीन फोम सील्स, यह सब आग के लिए एकदम फ्यूल बन गए। रेसिडेंट ने सितंबर 2024 में कंप्लेन दी थी, वर्कर ऊपर से सिगरेट के बट्स बिक रहे, लेकिन मैनेजमेंट ने सब कुछ इग्नोर करता रहा। उस दिन हवा भी स्ट्रॉन्ग थी, 40 से 50 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही। हवा ने जलती हुई अंगारों को एक से दूसरे टावर पर फेंक। प्लास्टिक नेटिंग हेट को अंदर की ओर कर दिया, ऑक्सीजन को खींच लिया। सिर्फ 15 मिनट में 7 टावर से जल। सबसे शॉकिंग की बात यह थी, इतना सब कुछ होने के बाद फायर अलार्म क्यों नहीं काम कर रहे। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि मई 2025 से अलार्म को वर्कर ने काम के लिए बंद कर दिया था। जुलाई से नवंबर तक 16 हेल्थ सेफ्टी इंस्पेक्शन हुआ, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। दोस्तों ये पूरा सिस्टम का काम फेल्यूर था। इमेजिन करो कि आप 31 फ्लोर ऊपर हो और चारों तरफ स्मोक फैला हो और लिफ्ट बंद हो, सीढ़ी एक टर्नल डेथ बन चुका है, बालकोनी पर लोग चिल्ला रहे हैं, फायर फाइटर रेडियो से चिल्ला रहा है डोर को गीले कपड़े से सील करो। पर सोचो, यहाँ तो 40% लोग बुजुर्ग रहते हैं, उनके लिए करना ये सब इम्पॉसिबल था। इंडोनेशिया हेल्पर कहते हैं कि पूरा बिल्डिंग कंफ्यूजन से भरा रहा, मेरे दोस्तों को तो पता ही नहीं चल रहा है। ग्राउंड से बोला गया कि नो अलार्म नो वार्निंग। फायर फाइटर हो वाई हो, सिर्फ 37 साल का था, सबसे पहले बिल्डिंग में वही घुसा, पर फेस बर्न होने के कारण उसकी डेथ हो गई। 200 फायर फाइटर 43 घंटे आग से लड़ते रहे। दोस्तों जब वार्निंग पहले से मिल रही थी, अथॉरिटीज ने इस पर कुछ क्यों नहीं किया। ये टावर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बिल्डिंग नहीं थे, ये 200 की घर थी जहां लोगों की पूरी जिंदगी बसती थी। माइग्रेट वर्कर भी बड़ी तरह से इफेक्ट हुए हैं। 19 फिलीपींस के लोग बच गए हैं, लेकिन 11 इंडोनेशिया के लोग अभी भी मिसिंग हैं। डॉग्स भी नहीं बच पाए। 243 डॉग में से केवल 93 डॉग्स के ही रेस्क्यू किया गया। अभी तक केवल 89 बॉडी को ही आइडेंटिफाई किया गया और 44 बॉडी अभी तक अनआइडेंटिफाई है और अभी तक डीएनए टेस्टिंग चल रहा है। दोस्तों हाई रिस्क बिल्डिंग में रहना एक ग्लैमर नहीं, एक रिस्क बन चुका है। लेकिन एक असली सवाल, आखिर ये हुआ कैसे। अथॉरिटीज को कहना है कि फायर का मेन रीजन था अनसेफ मटेरियल यूज करना। बाम्बू स्कॉट फोल्डिंग ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर
और उसके ऊपर जो प्लास्टिक मटेरियल और फोम लगा था वो बहुत ही खतरनाक। बिल्डिंग रूल्स 2010 से बोलती है कि ऐसे मटेरियल अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ किसी ने यह रूल को फॉलो ही नहीं किया। रेसिडेंट ने 1 साल से कंप्लेन कर रहे थे कि फोम डेंजरस है, लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं ले रहा था। पहले 3 लोग अरेस्ट हुए। कंस्ट्रक्शन कंपनी का डायरेक्टर, एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि यहाँ के फायर अलार्म जानबूझकर बंद किए गए थे ताकि रेनोवेशन वर्कर को दिक्कत ना हो। 2017 के गेन फायर के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रेसिडेंट फायर माना जा रहा है। बाम्बो स्कॉट फोल्डिंग का रिप्लेसमेंट का टाइम 2025 के था और उसको भी रिप्लेस नहीं किया गया। इसका मतलब साफ है कि यह ट्रेंडली एक्सीडेंट नहीं है, यह करप्शन प्लस केयरलेस के सिस्टम की वजह से हुई है। अगर ये बिल्डिंग रिच लोग की होती तो क्या इतने रूल को इग्नोर किया जाता? बड़े शहरों में लोग ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं ताकि टावर बिल्डिंग से लाइटिंग और खूबसूरत लगे। पर एक प्रॉब्लम है, अगर ऐसे ही बिल्डिंग में आग लग जाए तो नीचे की ओर भागना बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि हर फ्लोर को उतरने में 3 गुना ज्यादा समय लगता है। फूड कोर्ट में भी यही हुआ था। रिसर्च कहती है कि 1990 के बाद जो नई बिल्डिंग बनी उसमें मॉडर्न सेफ्टी रूल लगे, पर 1983 में जो बिल्डिंग बनी उसका सेफ्टी का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है। यह सिर्फ हांगकांग का प्रॉब्लम नहीं है। यूके में ग्रैंड फायर में 72 लोग मारे गए थे। लखनऊ हाउस में 6 लोग मारे गए थे। हांगकांग के 40% लोग हाई बिल्डिंग में रहते हैं। अगर इसमें सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाए तो आगे के लिए डेंजरस बन सकता है। 128 लोग मरने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अभी तक 200 मिसिंग है। शेल्टर्स में 2000 टेम्पोररी रूम बनाया गया है और हर फैमिली को $10,000 गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। 佢同佢爸爸兩個都未唔出嚟，同埋我哋樓上樓下我都見到個師奶，佢老公已經走咗啦。 पर दोस्तों पैसा कभी भी दर्द नहीं मिटा सकता। हांगकांग को 127 बिल्डिंग साइट पर इमरजेंसी चेकिंग चालू कर दी गई है। होम मटेरियल हांगकांग में बैन कर दिया गया है। एक हाई सेफ्टी रिव्यू भी स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों ये सब शुरुआत है और कुछ ही दिन के बाद सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों सच में हमें सेफ्टी चाहिए तो हमें डिमांड करना जरूरी है। बिल्डिंग में रहने में अच्छा तो लगता है, पर सेफ्टी सबसे बहुत जरूरी है। हमें सरकार से मांग करना चाहिए कि सेफ्टी टूल को और भी स्ट्रॉन्ग करे।